हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लेबर का जो बचा हुआ पोर्शन है, आज उसको डील करके उसको कंप्लीट करेंगे कि लेबर क्या होता है। ये अपन ने फर्स्ट स्टेज इसकी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में आज अपन सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, तीनों स्टेज के बारे में वन बाय वन करके इसको डील करेंगे। तो इससे पहले कि जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से एक अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। तो उसे मिटा करके दिखा। तो अपने आप को इस काबिल बनाना है। और अपनी जो किस्मत की बातें करते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो किस्मत की बात करते हैं, जो मेहनती होते हैं वो अपने कभी भी किस्मत की बात नहीं करते हैं, वो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। और जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वो अक्सर अपनी मंजिल को पा लेता है। तो अपनी मंजिल को, अपना लक्ष्य है, उसको आपको मेहनत से एक परिश्रम, कठिन परिश्रम करके, हार्ड वर्क करके उसको एक सक्सेस के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। और आपको एक उदाहरण पेश करना है अपने आने वाले समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने घर वालों के लिए एक मिसाल बनना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत में आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। मेहनत करने के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है, पूरी लगन के साथ में अपना जज्बा जीतने के लिए अपना जज्बा रखिए। क्योंकि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है और रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है लक्ष्य पाने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ में और अपन बचा हुआ जो टॉपिक है लेबर का उसको कंप्लीट करेंगे। लेबर की सेकंड स्टेज के बारे में तो यहां पर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेबर की स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। स्टेज सेकंड, लेबर की जो स्टेज सेकंड थी उसको आज अपन स्टार्ट करेंगे। अब लेबर की जो सेकंड स्टेज थी वो कहां से स्टार्ट हो रही थी? तो लेबर की जो सेकंड स्टेज होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के डिलीवरी ऑफ द फीटस की डिलीवरी तक का जो समय होता है, फुल सर्वाइकल डायलेशन से फीटस की डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे सेकंड स्टेज में काउंट किया जाता है। सेकंड स्टेज में मेनली बच्चा डेवलप होगा, इसे फीटल स्टेज या डिलीवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें बच्चा होगा, नन्हा मुन्ना रसगुल्ला होगा, वो निकल करके बाहर आएगा। आपका माता जी का जो 9 महीने का इंतजार था, जिसका परिवार उसका इंतजार कर रहे थे, वो निकल करके एक अच्छे बच्चे की तरह निकल करके और बाहर आता है। और जब बाहर आएगा तो क्या क्या इसमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसे कार्डिनल मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या इसमें देखने को मिलता है कि इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में भी कॉन्ट्रैक्शन चालू रहेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा 60 से 60 टू 70 सेकंड देखने को मिलता है इन 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में 60 से 70 सेकंड के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 60 से 70 सेकंड के लिए इसमें 2 से 3 मिनट में 60 से 70 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें दो सब स्टेजेस होती है। दो सब स्टेज में पहली होती है एक्सपल्सिव एंड प्रोपल्सिव। तो इसकी जो सब स्टेजेस देख लेते हैं। सब स्टेजेस में मेनली इसमें प्रोपल्सिव एंड दो स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज होती है वो एक्सपल्सिव होती है और एक्सपल्सिव होगी वो एक्सपल्सिव क्या होती है? एक्टिव होती है। एक्सपल्सिव स्टेज होगी वो एक्टिव स्टेज होती है। जबकि बात करें प्रोपल्सिव की तो प्रोपल्सिव होती है पी फॉर प्रोपल्सिव एंड पी फॉर प्रोपल्सिव होती है वो पैसिव स्टेज देखने को मिलेगी। तो एक्सपल्सिव होती है, एक्टिव होती है, लेकिन प्रोपल्सिव होती है, पैसिव स्टेज देखने को मिलती है। अब एक्सपल्सिव में दो टाइप के आते हैं। एक होगा इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनवॉलंटरी होता है। अगर भाभी जी अपनी इच्छा से ना करवाना चाहे तो भी वो रोक नहीं सकती है, यानी भाभी की इच्छा के
अगेंस्ट में जाकर के होगा, इनवॉलंटरी कहलाएगा। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इनवॉलंटरी तरीके के होंगे, यानी कि इसमें भाभी जी अपनी मर्जी से रोक नहीं पाएगी, भाभी जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर के होता है। जबकि बात करें बियर डाउन का, तो सेकंड इसमें बियर डाउन होगा, और बियर डाउन होता है वो वॉलंटरी होता है। इसमें भाभी जी अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकती है, चाहे तो बियर डाउन कर सकती है। बियर डाउन का मतलब होता है सेकंड स्टेज के दौरान बच्चे को, फीटल को बाहर निकालने के लिए, उसके डिसेंट को बढ़ावा देने के लिए मदर के द्वारा जो भी आपका एफर्ट लगाया जाता है उसे बियर डाउन एफर्ट के नाम से जानते हैं। तो बियर डाउन एफर्ट होगा, वॉलंटरी होता है जो कि भाभी जी अपनी इच्छा से कर सकती है। लेकिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनवॉलंटरी होता है, इसमें किसी तरीके का मदर का इस पे प्रभाव नहीं होता है, अपनी मर्जी से होते हैं। यूटेराइस अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। प्रोपल्सिव होता है, प्रोपल्सिव होती है, पेसिव होती है, और उसमें लगातार डिसेंट चलता रहता है। बच्चा होगा लगातार धीरे धीरे करते करते नीचे आता रहता है, तो इस तरीके से इसमें डिसेंट चलता रहेगा। बात करते हैं कि सेकंड स्टेज में लेबर की स्टार्ट होगी, तो हेड होता है वो पेल्विक कैविटी। अब सेकंड स्टेज लेबर की कब स्टार्ट होती है, जब यहाँ पर फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गया। फुल सर्वाइकल डायलेशन होने के बाद में जो बच्चे का फीटल हेड था, फीटल हेड आकर के पेल्विक कैविटी में पहुंच जाता है। तो जब पेल्विक कैविटी में आकर के फीटल हेड प्रेजेंट होगा, सेकंड स्टेज होगी वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में सेकंड स्टेज में हेड ब्रिम रिलेशनशिप, जो हेड और ब्रिम की रिलेशनशिप होती है उसे एसिंक्लाइटिज्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए कि हेड और ब्रीम का जो रिलेशन होता है उसे एसिंक्लाइटिज्म के नाम से जाना जाएगा। एसिंक्लाइटिज्म का मतलब हो गया कि हेड और ब्रीम के बीच का रिलेशनशिप, जिसमें बच्चा का और बच्चे का जो फीटल हेड होता है उसका और ब्रीम या इनलेट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे एसिंक्लाइटिज्म के नाम से जानते हैं। दो टाइप का देखने को मिल सकता है, या तो पोस्टीरियर होगा तो उसमें कंप्लीटली फ्लेक्शन हो जाता है, और कंप्लीटली फ्लेक्शन होगा पोस्टीरियर में देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे पूरी तरीके से उसका कंप्लीट फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये मेनली प्राइमरी पैरा में देखने को मिलता है। जबकि बात करें एंटीरियर का देखने को मिलेगा तो उसमें कंप्लीट फ्लेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता है, और जब कंप्लीट फ्लेक्शन मेंटेन नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं हुआ, एंटीरियर में रहेगा, और उसको मेनली मल्टी पैरा में देखने को मिलता है। अब मल्टी पैरा में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूट्रस की मसल्स होती है उसमें इतनी जान या पावर नहीं होती है कि फुल फ्लेक्शन उसका या फुल उसका फ्लेक्शन करवा सके। और जब पूरी तरीके से फ्लेक्शन नहीं होता है तो बच्चा एंटीरियर की साइड में रहता है। लेकिन अगर कोई फुल फ्लेक्शन हो जाता है तो उसका पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो आगे आ जाता है, यानी ऑक्सीपिटल वाला एरिया होता है वो आगे देखने को मिलता है। तो उसमें एसिंक्लाइटिज्म की बात कर लेते हैं। एसिंक्लाइटिज्म का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द हेड, fetal head and फीटल हेड और ब्रीम या इनलेट के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसे नाम दिया जाता है एसिंक्लाइटिज्म। ये टू टाइप में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक तो एंटीरियर देखने को मिलेगा, और एंटीरियर का मतलब हो गया कि फुल फ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर फुल फ्लेक्शन मेंटेन है। अगर फुल फ्लेक्शन मेंटेन होगा तो सर होगा वो घूम करके आगे आ जाएगा, और पीछे की साइड से यहाँ पर ऑक्सीपिट देखने को मिलेगा। ये मेनली देखने को मिलता है प्राइमरी पैरा में, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। जबकि बात करें कि इसमें पोस्टीरियर कब देखने को मिलता है, तो पोस्टीरियर देखने को मिलेगा जब अगर एंटीरियर होगा। एंटीरियर में यहाँ पर देखने को मिलता है फुल फ्लेक्शन यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाया। तो फुल फ्लेक्शन अगर मेंटेन नहीं होता है तो फुल फ्लेक्शन नॉट मेंटेन, अगर फुल फ्लेक्शन मेंटेन नहीं हो पाता है तो उसमें आगे की साइड से देखने को मिलेगा फीटल हेड आगे की साइड में रह जाता है और उसमें फ्लेक्शन नहीं है। तो ये मेनली देखने को मिलेगा
पैरा मल्टी पैरा में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती है वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाती है, उसकी स्ट्रेंथ है वो लॉस हो चुकी है, तो उसकी वजह से मल्टी पैरा में एंटीरियर देखने को मिलेगा। जबकि पोस्टीरियर की बात करें तो फुल फ्लेक्शन इसमें मेंटेन होगा, और जब फुल फ्लेक्शन मेंटेन होता है तो उसमें फुल फ्लेक्शन इज मेंटेन, फुल फ्लेक्शन अगर मेंटेन होता है तो उसमें प्राइमरी पैरा में ये देखने को मिलेगा। प्राइमरी पैरा में क्या होगा कि फुल फ्लेक्शन मेंटेन होगा और आगे झुक करके पूरी तरीके से फ्लेक्स हो जाएगा, तो ऑक्सीपिटल एरिया इसमें देखने को मिलता है। तो फुल फ्लेक्शन के बाद में ये कंडीशंस देखने को मिलती है। इसके बाद में डील करते हैं कि आगे इसमें जो मैकेनिज्म होती है लेबर की, उसमें फॉलोइंग मैकेनिज्म होगी। लेबर की मैकेनिज्म में बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो इवेंट्स होंगे या कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से कार्डिनल मूवमेंट्स होंगे वो देखेंगे इसमें कि कौन कौन से टाइप के कार्डिनल मूवमेंट्स लेबर की प्रोसेस में सेकंड स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन उसका लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से कार्डिनल मूवमेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर की मैकेनिज्म में मैकेनिज्म ऑफ लेबर की मैकेनिज्म में कौन कौन से कार्डिनल मूवमेंट होंगे उनकी लिस्ट बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कल एक बात टॉपिक डील किया था पार्टोग्राफ। तो पार्टोग्राफ में दो लाइन होती है। फर्स्ट लाइन होती है वो अलर्ट लाइन होती है जो 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पर आकर के 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है तो अलर्ट लाइन है, और अगर 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है तो एक्शन लाइन आ जाती है। तो दो टाइप की इसमें लाइन होती है, अलर्ट लाइन 4 सेंटीमीटर पर होगी, जबकि 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हो गया है तो एक्शन लाइन वहां पर देखने को मिलती है। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करते हैं या फिर इसके जो कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि बच्चा जैसे जैसे बाहर निकलेगा लेबर के दौरान बच्चा धीरे धीरे पेल्विस से निकल करके बाहर एनवायरनमेंट में आता है, तो उसके दौरान जो भी उसका प्रोसेस फॉलो होती है उसे मैकेनिज्म ऑफ लेबर या कार्डिनल मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले इंगेजमेंट होता है। इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो फीटल हेड था उसका इस्चियल स्पाइन में आकर के फिक्स हो जाना। इंगेजमेंट का मतलब है कि फीटल हेड फिक्सेशन ऑफ फीटल हेड, फिक्सेशन ऑफ फीटल हेड का फिक्सेशन हो जाता है इन इस्चियल स्पाइन में आकर के फीटल हेड का फिक्स हो जाना क्या कहलाता है, इस्चियल स्पाइन में आकर के फीटल हेड का फिक्स हो जाना ही इंगेजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट जो कार्डिनल मूवमेंट होता है वो होता है फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट की बात करें तो एंगेजमेंट होगा, फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आपका मूवमेंट होगा, पूछा जाता है कि एंगेजमेंट मैकेनिज्म ऑफ लेबर में फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट कौन सा होता है, तो फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट होता है एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि फीटल हेड का आकर के इस्चियल स्पाइन में आकर के फिक्स हो जाना ही एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पे एंगेजमेंट के बाद में आता है डिसेंट, और डिसेंट होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, यूनिवर्सल इसका स्टेप होती है जो कि पूरी लेबर यूनिवर्सल ये स्टेप होती है जो कि पूरी लेबर के दौरान फॉलो की जाती है। बच्चा होगा ऊपर से लेकर के नीचे की साइड में आता जाता है और इस पूरी प्रोसेस को ही डिसेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बच्चा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। इसमें बच्चा होता है या फीटस होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, फीटस का डाउनवर्ड मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो पूरी प्रोसेस होती है लेबर के दौरान एक निरंतर कंटिन्यूअस में चलने वाली एक प्रोसेस होती है जिसे डिसेंट के नाम से जानते हैं। डिसेंट के बाद में आता है थर्ड नंबर पे आएगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब हो गया कि बच्चे ने आकर के जैसे ही आकर के बच्चा इधर, ये बच्चा है नहीं कि बच्चा बिल्कुल सीधा आ जाएगा। बच्चे की आदत होती है कि
कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, तो आकर के ये जाकर के किससे टकराएगा, तो फ्लेक्शन के लिए क्या होता है, फीटल हेड इसके लिए फ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है, रेजिस्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल, फ्लेक्शन के लिए रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल होता है। और रेजिस्टेंस में क्या करेगा, अब रेजिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो जैसे ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ये मसल्स के द्वारा, जो पेल्विक यूट्रस की मसल्स होती है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, पेल्विक बोन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो यूट्रस के टिश्यू होते हैं उनके द्वारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और फ्लेक्शन होता है उसकी वजह से, जैसे ही मुंडी फ्लेक्स करेगा, बच्चा था, बच्चे ने मुंडी को अपनी गर्दन को फ्लेक्स किया, तो यहां पर क्या हो गया, एक स्पेस डेवलप हो गया, यानी फ्लेक्शन ने क्या प्रोवाइड करा दिया, स्पेस प्रोवाइड करा दिया मूवमेंट के लिए। अब जैसे ही बच्चे ने, यहां से देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये फीटस का, ये यूट्रस है, मैटरनल यूट्रस है, यहां से बच्चा डिसेंड होने लगा, तो ये नॉर्मली बच्चा डिसेंड हुआ, लेकिन ये आकर के यहां पर अब इस साइड में जाकर के भिड़ा, मान लीजिए, तो यहां पर भिड़ने के बाद ये मैटरनल टिश्यू हो गए, यूट्रस का मैटरनल टिश्यू और मसल्स है, वहां पर जाकर के ये नन्ना मुन्ना रसगुल्ला टूटू जब जाकर के टकराता है, तो उससे क्या होता है कि यहां पर फ्लेक्शन करना पड़ेगा इसको, और जैसे ही ये फ्लेक्शन करेगा तो इसको एक स्पेस मिल गया है नीचे आने के लिए। जैसे यहां से गर्दन घुमाएगा, अपनी नेक को फ्लेक्शन करेगा, नेक के फ्लेक्शन करने के बाद यहां एक स्पेस डेवलप हो जाता है जो कि इसको नीचे आने के लिए, इसके डिसेंट में हेल्प करता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस रेस्पॉन्सिबल हो गया, मसल बोन एंड टिश्यू के द्वारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया, तो इसमें फ्लेक्शन प्रोवाइड कराता है, स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद में इंटरनल रोटेशन होगा, हेड का इंटरनल रोटेशन देखने को मिलता है। तो फोर्थ स्टेप आती है वो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, हेड में इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, हेड का इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा। अब हेड का इंटरनल रोटेशन कैसे होता है, इसकी भी एक प्रोसेस होती है, इसके लिए भी पूरी तरीके से आपका जिम्मेदार होता है वो रेजिस्टेंस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें रोटेशन होगा, रोटेशन में इंक्लूड, इसके रोटेशन में कौन कौन सा देखने को मिलेगा। अगर पोजीशन, बच्चे की पोजीशन की बात करें तो अगर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है या लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है, अगर बच्चे की पोजीशन है वो लेफ्ट, उसका जो ऑक्सीपुट था, ऑक्सीपुट है वो लेफ्ट साइड में है, और वो भी कौन सी साइड है, एंटीरियर है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को फर्स्ट पोजीशन के नाम से जानते हैं, जबकि राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है सेकंड स्टेज होती है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर थर्ड, एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर होती है, उसे फोर्थ स्टेज के नाम से जानते हैं। अगर पोजीशन में बच्चे में लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है, फर्स्ट पोजीशन है, तो उसमें हेड का, नेक का और शोल्डर का किस तरीके से रेस्टिट्यूशन होता है, यानी किस तरीके से उसका रोटेशन देखने को मिलेगा। तो हेड का यहां पर हेड, नेक एंड शोल्डर का कितना कितना रोटेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है तो उसमें हेड का रोटेशन देखने को मिलेगा 1/8, और नेक का रोटेशन होता है वो 1/8 देखने को मिलेगा, लेकिन शोल्डर का रोटेशन यहां पर नहीं होगा। लेकिन बात करें कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में 2/8, 2/8 एंड 2/8, तो हेड का जो रोटेशन होगा 2/8 देखने को मिलेगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में, नेक का भी 2/8 देखने को मिलता है, जबकि शोल्डर का भी रोटेशन होगा, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन है तो 1/8 इसमें शोल्डर का रोटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड की बात करें तो हेड में 1/8 देखने को मिलेगा लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में, नेक का देखने को मिलेगा 1/8 एंड शोल्डर का इसमें रोटेशन नहीं होता है।
बात करते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन है तो 2/8 देखने को मिलेगा, 2/8 नेक का होगा और शोल्डर का 1/8 देखने को मिलता है। अब इसमें ये क्या होता है कि लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर, तो मान लीजिए समझने के लिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये यहाँ पर लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन हो गई और ये पोजीशन होगी वो लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पोजीशन होती है। तो यहाँ से बच्चा घूम करके जाएगा, ये यहाँ पर मान लीजिए बच्चा है, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स है, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन है, तो यहां से बच्चा घूम करके यहाँ आएगा तो इसके लिए 2/8 और जो लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर होती है वहां पर 1/8 इसमें रोटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की, और फिफ्थ जो कार्डिनल मूवमेंट होता है वो क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्राउनिंग की कौन सी स्टेप में होती है, तो क्राउनिंग होता है वो फिफ्थ कार्डिनल मूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, फीटल हेड का दिखाई देना इस्चियल और पेल्विस के पीछे पेल्विक मसल्स में या पेल्विक में फीटल हेड का दिखाई देना ही क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्राउनिंग की बात करेंगे कि क्राउनिंग का मतलब होता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस से देखने पर आपको अगर फीटल हेड दिखाई दे जाता है, यानी कि बच्चे का सर्वप्रथम दिखाई देना, अगर बच्चे का फीटल हेड दिखाई देता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे, आपको देखने पर विजुअलाइजेशन का नन्ना मुन्ना रसगुल्ले का अगर माथा या सिर दिखाई देता है या उसकी खोपड़ी दिखाई दे जाती है तो इसे क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में इससे भी ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चे में जो लेबर की स्टेज कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्राउनिंग देखने को मिलती है, तो सीधा सीधा वहां आंसर देना होता है कि सेकंड स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलती है। और उसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड का विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड का विजुअलाइजेशन होता है विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हेड बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे अगर फीटल हेड का विजुअलाइजेशन होता है तो इसे क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। जब फर्स्ट बार बच्चे का सर दिखाई देता है तो उसे क्राउनिंग के नाम से जाना जाता है। और क्राउनिंग में भी जो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला डायमीटर होता है वो बायपैराइटल डायमीटर देखने को मिलेगा। और बायपैराइटल डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जहां पर नजर जाती है बायपैराइटल डायमीटर देखने को मिलेगा। बायपैराइटल डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। तो ये पूरा क्राउनिंग के बारे में नॉलेज हो गई है कि विजिबल डायमीटर इसमें बायपैराइटल डायमीटर होता है जो कि 9.5 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। डिलीवरी ऑफ हेड की बात करें तो इसके बाद में जो 6 स्टेप होती है उसमें डिलीवरी होगी हेड की। अब बच्चे का दिखाई दे गया तो दिखाई देने के बाद डिलीवरी होगी हेड की, हेड निकल करके बाहर आने लगेगा। तो डिलीवरी ऑफ हेड का जो प्रिंसिपल होता है इसमें एक्सटेंशन ऑफ हेड का एक्सटेंशन होगा। हेड बच्चा होगा वो नन्ही मुन्नी आंखों से अपना जो छोटा बच्चा था रसगुल्ला था वो जैसे ही निकल करके पेल्विस से बाहर आएगा तो पूरे सम्मान के साथ में गर्दन उठा करके आता है। तो उसका पहले तो उसने अपना सर झुका रखा था, लेकिन जैसे ही उसको बाहर पता चला कि अपन बाहर आने वाले हैं, बाहर का एनवायरनमेंट देखेंगे, बाहर की हरियाली देखेंगे जाकर के, तो उसने अपना सर वो अपना सर बिल्कुल सम्मान के साथ में इस तरीके से उठा करके उसने अपना सर सीधा कर लिया है, बिल्कुल घुमा करके पीछे ले गया। तो इसी को कहा जाता है कि उसने अपनी गर्दन का, नेक का, हेड का क्या किया है, एक्सटेंशन किया है। तो इसमें प्रिंसिपल होता है कि एक्सटेंशन ऑफ हेड का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। मुंडी झुका करके नहीं, अब मुंडी उठा करके आएगा और आकर के बोलेगा कि माताजी मैं निकल करके बाहर आ गया हूं, तो मेरा स्वागत की तैयारी की जाए।
अब हेड की डिलीवरी होती है, हेड की डिलीवरी में फोर्स मैकेनिज्म होगी वो फॉलो की जाएगी। और फोर्स मैकेनिज्म में क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जैसे ये था, यहाँ पर क्या पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर पेल्विस से निकल करके यहाँ पर एक तो डाउनवर्ड देखने को मिला, ऊपर से डिसेंट चल रहा था, तो डाउनवर्ड आता गया, बच्चा डाउनवर्ड आता गया। डाउनवर्ड आने के बाद में ऊपर से क्या देखने को मिला, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ऊपर से यूटेराइन का फोर्स पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स पड़ रहा है। इधर से माताजी प्रेशर लगा रही है, माताजी कौन सा प्रेशर लगा रही है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है। तो बियरिंग डाउन एफर्ट होगा तो बच्चा नीचे जाएगा, और यहां से फिर क्या पड़ता है, आउटवर्ड प्रेशर लगेगा। तो आउटवर्ड, जैसे ही आउटवर्ड प्रेशर लगता है तो आउटवर्ड प्रेशर लगेगा, तो यहां से बच्चा निकल करके बाहर आ जाता है। तो ये फोर्स मैकेनिज्म होती है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बात करते हैं सेवंथ स्टेप में कि सेवंथ स्टेप में क्या देखने को मिलेगा। तो सेवंथ स्टेज होती है वो आपकी होगी, कौन सी स्टेज होगी, रेस्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। अब रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल वही आपका जो प्रिंसिपल था, अनट्विस्टिंग ऑफ नेक, नेक की जो पहले ट्विस्ट हुई थी वो घूम करके वापस से जहां पर 1/8 एंड 2/8 अपन ने पढ़ा था, तो वहां पर उसका जो अनट्विस्टिंग होगी। सेवंथ स्टेप की बात करें या सेवन जो कार्डिनल मूवमेंट होता है वो रेस्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। और रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, इसका जो पर्पज की बात करें तो रेस्टिट्यूशन का जो पर्पज होता है वो क्या करवाना होता है, अनट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग ऑफ नेक, नेक की अनट्विस्टिंग हुई करवाना होगा। यानी नेक जो पहले ट्विस्ट हो चुकी थी उसको वापस से अनट्विस्टिंग करवाना इसका पर्पज होता है। तो यहाँ पर पर्पज हो गया कि अनट्विस्टिंग करवाना पड़ेगा, नेक की अनट्विस्टिंग कराना इसका पर्पज है। और जो प्रिंसिपल होता है यहाँ पर ये पेसिव मैकेनिज्म होती है, जो लेबर की जो कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें पैसिव मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। तो ये पैसिव मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर रेस्टिट्यूशन हो गया, रेस्टिट्यूशन में अनट्विस्टिंग जो नेक की ट्विस्टिंग हुई थी उसकी वापस से अनट्विस्टिंग को करवाना इसका पर्पज होता है। ये एक्सटर्नली विजिबल होगा, जैसे ही हेड था उसका बाहर एक्सटर्नल मूवमेंट होता है तो पता चल जाता है कि नेक की अनट्विस्टिंग हो गई है। इसके बाद में जो 8th स्टेप होती है, 8th स्टेप में क्या होगा, अब पहले इंटरनल रोटेशन हुआ था हेड का, तो यहां पर अब इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का, एंड एक्सटर्नल रोटेशन होगा किसका, हेड का। तो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का, एंड एक्सटर्नल रोटेशन होता है हेड का, यहां पर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि वही सेम स्टेप होती है 4th स्टेज की तरह, जहां पर वहां पर ट्विस्टिंग हुई थी, अब वापस से वहां पर इंटरनल रोटेशन हुआ था शोल्डर का, यहाँ पर वहां पर इंटरनल रोटेशन हुआ था हेड का, यहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है किसका, हेड का, एंड इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का। तो प्रिंसिपल होता है मैकेनिज्म 4th स्टेप की तरह ही सेम देखने को मिलेगी। टोटल हेड रोटेशन की बात करें तो टोटल हेड रोटेशन होता है हेड डिलीवरी के बाद में, टोटल हेड का जो रोटेशन होता है 2 टाइम देखने को मिलेगा। टोटल हेड रोटेशन होगा इसमें 2 टाइम देखने को मिलता है। पहला तो कब होता है कि जब भी हेड की डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे कि है नेक की डिलीवरी के दौरान देखने को मिलेगा। सेकंड, जब पहला तो नेक की डिलीवरी होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट, अब इसमें रोटेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट तो कब देखने को मिलेगा कि जब नेक की डिलीवरी हुई थी, नेक डिलीवरी के दौरान देखने को मिलेगा। और जो सेकंड होगा वो शोल्डर डिलीवरी के दौरान
शोल्डर डिलीवरी के दौरान देखने को मिलता है। तो उसमें दो बार क्या होता है, हेड का रोटेशन देखने को मिलेगा। पहला कब मिलता है, जब फर्स्ट देखने को मिलेगा जब नेक की डिलीवरी होती है, और सेकंड वन देखने को मिलता है जब इसमें शोल्डर डिलीवरी होती है। तो ये 8वां जो कार्डिनल मूवमेंट है इसमें इंटरनल रोटेशन करेगा। क्या शोल्डर होगा वो इंटरनल रोटेट करेगा, जबकि एक्सटर्नल रोटेट करेगा हेड का एक्सटर्नल रोटेट हो जाता है और इंटरनल रोटेट करता है शोल्डर। तो उसमें 8th स्टेप में या 8वां हो गया है। इसके बाद में एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी करेंगे। तो एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है वो एक्सटेंशन से होगी। एक्सटेंशन से इसकी जो एंड डिलीवरी होती है एक्सटेंशन से होती है। 6 स्टेप की तरह एक्सटेंशन से इसकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड डिलीवरी ऑफ ट्रंक। डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ शोल्डर, और शोल्डर में भी कौन सा, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होगी। डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर 9th में एंड 10th स्टेप होती है, उसमें डिलीवरी ऑफ द ट्रंक की या डिलीवरी ऑफ बॉडी, डिलीवरी ऑफ बॉडी या डिलीवरी ऑफ ट्रंक की इसमें डिलीवरी हो जाती है। और यहां पर निकल करके पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा, लेटरल फ्लेक्शन। अब डिलीवरी होती है बॉडी या ट्रंक की, वो लेटरल फ्लेक्शन से डिलीवरी होगी। लेटरल फ्लेक्शन करवा करके इसमें डिलीवरी कराई जाती है। तो ये टोटल पूरी जो मैकेनिज्म होती है या इसके जो कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, टोटल 10 कार्डिनल मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सेकंड स्टेज में इंटरवेंशंस की बात करते हैं। मेनली इसमें से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि क्राउनिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है। सेकंड स्टेज में देखने को मिलेगी। फर्स्ट जो कार्डिनल मूवमेंट होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर का कौन सा होता है, इंगेजमेंट होता है। यूनिवर्सल जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डिसेंट देखने को मिलता है। एंटीरियर जो शोल्डर की डिलीवरी होती है, और जैसे ही एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है तो वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हैं। तो मतार्जिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर एंड मेथार्जिन इज एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये पूरे तरीके से इस तरीके से इसमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं कि सेकंड स्टेज में इंटरवेंशन क्या क्या देखने को मिलेगा या क्या क्या अपन सेकंड स्टेज में इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेज के इंटरवेंशन की बात करेंगे तो उसमें जो फर्स्ट और प्रायोरिटी और सबसे जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट होता है या स्पेसिफिक जो इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, वो सबसे पहला इंटरवेंशन देखने को मिलता है कि फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग करो। आपका बच्चा बाहर आया है तो बाहर आया तो बच्चे में जैसे ही माता के यूट्रस में बहुत 9 महीने से एक जगह पर बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जो बच्चा आएगा तो उसमें कुछ अनहोनी देखने को मिल सकती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि सेकंड स्टेज में अपन को क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं। इंटरवेंशंस की यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरवेंशन होता है या प्रायोरिटी इंटरवेंशन की बात करें, प्रायोरिटी में हमेशा आपको देखना है कि बच्चे की धड़कन कैसी है, बच्चे के दिल की धड़कन का पता लगाना है, फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग करनी है। यहाँ पर फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग करो, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करो। उसके बाद में फीटल हार्ट रेट की जैसे आपने मॉनिटरिंग कर ली है तो अदर इंटरवेंशन में बियरिंग डाउन सेकंड स्टेज के इंटरवेंशन में आता है। सबसे पहले दिया जाता है प्रायोरिटी इंटरवेंशन या स्पेसिफिक मैनेजमेंट का जो इंटरवेंशन होता है, तो फीटल हार्ट रेट की इसमें मॉनिटरिंग करवाते हैं। सेकंड वन पे बियरिंग डाउन एफर्ट के लिए मदर को असेस करो। बियरिंग डाउन एफर्ट के लिए उसको क्या करना है, एंकरेज करना है। ब्लीडिंग के लिए उसको असेस करना है। फीटल हार्ट रेट का आपने असेसमेंट कर लिया। यूरिनरी ब्लैडर की इसमें एम्प्टी होनी चाहिए। अब बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो बच्चे के आने के बाद
उसका जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला आया है उसके साथ एक जो डोरी भी आती है और उस डोरी को कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का असेसमेंट करो। अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसमें 2 आर्टरी है, एक वेन है, सब देखना होता है। उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग करनी होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग करने के बाद में उसको न्यूबॉर्न केयर दो, जो भी उसकी जो न्यूबॉर्न केयर होती है वो न्यूबॉर्न केयर देनी है। उसके बाद में क्या करना है, आइडियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन देनी है, स्क्वाटिंग पोजीशन देंगे। अगर मदर जब उसको पुश करेगी फीटस को तो उस दौरान उसको क्या करना है, स्क्वाटिंग पोजीशन देनी है। जरूरत पड़ेगी तो वहां पर एड्स यूज करने हैं। एड्स में कौन से आते हैं, फोर्सप डिलीवरी हुई, वेंटोस डिलीवरी हुई, वेंटोस कब से लगा करके बच्चे के सर पर वेंटोस लगा करके वहां से उसको निकालना पड़ सकता है, या फिर एपिजियोटोमी करने की आवश्यकता होती है। और एपिजियोटोमी का मतलब होता है कि वांटेड एपिजियोटोमी की बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी, कि एपिजियोटोमी का मतलब क्या होता है। एपिजियोटोमी का मतलब होता है वांटेड इंसिजन टू प्रिवेंट अनवांटेड अनवांटेड रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए वजाइना में या आपकी पेल्विक मसल्स में एक इंसिजन लगा दिया जाता है। जानबूझ करके मदर की जो वजाइना या पेल्विक एरिया होता है वहां पर एक इंसिजन लगाया जाता है, ताकि जो वांटेड इंसिजन हो गया, इसी को कहा जाता है कि वांटेड इंसिजन अपन जानबूझ करके लगाते हैं। क्योंकि जो मदर का पेल्विस होता है और पेल्विक मसल्स होती है या वजाइना होती है या पेल्विक मसल्स होती है, वो वहां का स्पेस होता है वो कम होता है, और जो फीटस का हेड होता है उसका ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो वहां से निकलते टाइम पे उसके जो अनवांटेड रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर एक वांटेड इंसिजन लगा करके उसकी डिलीवरी करवाई जाती है, और उसी इंसिजन को नाम दिया जाता है एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी बहुत से टाइप की देखने को मिलती है, मीडियल होती है, लैटरल होती है, मीडियो लैटरल या जे शेप होती है। जो मोस्ट कॉमन होती है मीडियो लैटरल होती है, जहां पर मीडियम से स्टार्ट करके उसको लेटरली ले जाया जाता है, तो ताकि वहां पर कम से कम बार्थोलियन डक्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और इसी तरीके से ये सेफ होती है। तो एपिजियोटोमी को अलग से अलग टॉपिक में अलग वीडियो में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डील करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रख लीजिए। तो ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई है। सेकंड स्टेज के बाद में बात करते हैं थर्ड स्टेज की, कि थर्ड स्टेज में क्या क्या देखने को मिलेगा। स्टेज थर्ड अब सेकंड स्टेज हो गई है आपकी, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में स्टेज लेबर की थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं कि थर्ड स्टेज कौन सी देखने को मिलेगी। तो थर्ड स्टेज में आते हैं कि थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज इज आल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज या क्रूशियल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्रूशियल स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज, क्रूशियल स्टेज या आफ्टर बर्थ के नाम से इसको जाना जाता है, आफ्टर बर्थ स्टेज। तो थर्ड स्टेज के 3 नाम हो गए। पहला होता है प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज इसीलिए नाम दिया जाता है इसको क्योंकि इसमें फीटस ये डिलीवरी होती है। अब इसे स्टार्ट कब होती है, जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है। तो फीटस की डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटल डिलीवरी होने तक का जो समय होता है वो थर्ड स्टेज में आएगा। तो फीटस की डिलीवरी से लेकर प्लेसेंटल स्टेज, प्लेसेंटल डिलीवरी तक का समय होता है, थर्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। इसे प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। प्लेसेंटल स्टेज का मतलब होता है कि इसमें प्लेसेंटा डिलीवर होती है, इसीलिए प्लेसेंटल स्टेज या फिर क्रूशियल स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर पीपीएच होने की संभावना होती है। आफ्टर बर्थ स्टेज देखने को कहा जाता है, यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में पोस्टमार्टम हेमरेज। अब बात पूछी जाती है कि पोस्टमार्टम हेमरेज कब होता है, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में उसमें 2 ऑप्शन देगा कि या तो पोस्टमार्टम हेमरेज फीटस की डिलीवरी के बाद से माना जाएगा या फीटस की या प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद। तो हमेशा जो आंसर जाता है वो प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद में। पोस्टमार्टम हेमरेज होता है वो फीटस की डिलीवरी के बाद में कंसर्न नहीं करते हैं, इसको कंसर्न किया जाता है हमेशा प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद में। यानी प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में अगर कोई भी पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसे पोस्टमार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं।
तो ट्रू पीपी, तो इसमें प्लेसेंटल स्टेज हो गई, क्रूशियल स्टेज हो गई, और आफ्टर बर्थ के नाम से भी इसको जानते हैं। थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं, तो इसका टाइम पीरियड अपन ने कल भी देखा था कि इसका जो टाइम इंटरवल होता है या टाइम पीरियड होता है वो कितना देखने को मिलेगा, तो ये 15 से लेकर के 20 मिनट तक का इसका टाइम होता है। सभी में, दोनों में ही 15 से 20 मिनट देखने को मिलेगी। प्राइमी एंड मल्टीपैरा, प्राइमी और मल्टीपैरा दोनों ही वुमेन्स में, दोनों ही भाभी जी में, जो कि पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है वो प्राइमी ग्रेविडा कहलाती है। जबकि बात करें प्राइमी पैरा की, जिसने फर्स्ट टाइम पे जो आपकी वाइबिलिटी होती है उसको क्रॉस किया है, तो उसे प्राइमी पैरा कहते हैं। जबकि मल्टी पैरा का मतलब होता है दो या दो से अधिक बार अगर उसने वाइबिलिटी को क्रॉस किया है तो उसे मल्टी पैरा के नाम से जानते हैं। दोनों ही फीमेल्स में, दोनों ही भाभी जी में, जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है या बार बार बच्चे को जन्म दिया है, दोनों में ही 15 से 20 मिनट की देखने को मिलती है। अभी ये तो टू टाइप का हो सकता है, इसमें एक्टिव एंड प्लेसेंटल सेपरेशन की बात करें और प्लेसेंटल डिलीवरी की बात करें, तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन, तो प्लेसेंटल सेपरेशन होने में प्लेसेंटल सेपरेशन और प्लेसेंटल डिलीवरी होगी। प्लेसेंटल सेपरेशन हो गया या फिर यहाँ पर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। प्लेसेंटल डिलीवरी होगी, तो प्लेसेंटल डिलीवरी होने में केवल और केवल पेसिव होता है। प्लेसेंटल डिलीवरी होती है वो पेसिव स्टेज होती है, और केवल 5 मिनट में प्लेसेंटा की डिलीवरी होने में केवल 5 मिनट का टाइम लगता है। अगर प्लेसेंटा की बात करें कि यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन होता है वो एक्टिव फेज होती है, और एक्टिव फेज होगी तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम लगेगा प्लेसेंटल सेपरेशन होने में। लेकिन एक बार अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो सेपरेट होने के बाद में प्लेसेंटा केवल विद इन 5 मिनट में डिलीवर हो जाता है, तो प्लेसेंटा की डिलीवरी में ओनली 5 मिनट लगती है। जबकि प्लेसेंटा बेबी के जन्म के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी, अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि फीटस की डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा की डिलीवरी कितने देर में हो जाती है, तो 15 से 20 मिनट या 20 से लेकर के 30 मिनट में, विद इन 30 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। लेकिन बात करें कि इसमें भी प्लेसेंटल सेपरेशन होने में 15 मिनट का टाइम लग जाता है, लेकिन प्लेसेंटा की डिलीवरी सेपरेट होने के बाद प्लेसेंटा जड़ से निकल करके बाहर आ जाएगा, और केवल प्लेसेंटल डिलीवरी में 5 मिनट का टाइम लगता है। ये पैसिव स्टेज होती है, जबकि एक्टिव में 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद में मैकेनिज्म कौन कौन सी हो सकती है प्लेसेंटल की डिलीवरी की मैकेनिज्म, या प्लेसेंटल मैकेनिज्म ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन की कौन कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। और फर्स्ट मैकेनिज्म होती है वो भाई साहब एक कोने से पकड़ करके खींच लो, इसको कहेंगे कि इसका मार्जिनल सेपरेशन हो गया, और एक अगर बीच से पकड़ करके खींच रहे हो तो उसको नाम दिया जाता है, अगर बीच से पकड़ कर खींचा है तो सेंट्रल सेपरेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन की मैकेनिज्म ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं कि प्लेसेंटल का जो सेपरेशन होता है वो कैसे देखने को मिलेगा, तो 2 टाइप की इसमें मैकेनिज्म होती है। पहला होता है सेंट्रल सेपरेशन। सेंट्रल सेपरेशन, और सेंट्रल सेपरेशन का मतलब होता है ये मदर का यूट्रस था, यूट्रस में कहा देखने को मिलता है, यहाँ पर ये मायोमेट्रियम है, मटर की मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम से ये अटैच होता है, तो ये मायोमेट्रियम थी। यहाँ पर क्या देखने को मिला, अगर किसी ने यहाँ से बीच से पकड़ करके इसको खींच लिया है तो कुछ इस तरीके का इसमें नजारा देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि इसमें ये मायोमेट्रियम थी, मायोमेट्रियम के बाद में ये बाहर वाली जो लेयर है ये है आपकी कोरियन और एमनियन जो लेयर होती है, तो यहाँ पर जो बाहर वाली होगी वो बाहर वाली होती है, तो यहाँ पर मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम से लगा हुआ अंदर की साइड वाली जो लेयर है वो डेसिडुआ है। डेसिडुआ का मतलब होता है प्रेग्नेंट। जो एंडोमेट्रियम होती है उसे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। ये आपका एमनियन था, सॉरी कोरियन है। ये कोरियन क्या करेगा, यहाँ से कोरियन होता है वो फर्स्ट अवेलेबल होता है,
कोरियन। और कोरियन क्या होगा, अगर सेंट्रल सेपरेशन हुआ है तो सेंट्रल सेपरेशन में कोरियन होता है वो फर्स्ट अवेलेबल होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में फर्स्ट अवेलेबल होगा तो कोरियन है। कोरियन यहाँ पर फर्स्ट यूटेराइन सेगमेंट में या लोअर यूटेराइन सेगमेंट में फर्स्ट आकर के कोरियन अवेलेबल होगा, क्योंकि अगर किसी को प्लेसेंटा को बीच से पकड़ करके खींच कर लाते हैं तो बाहर से कोरियन को पकड़ते हैं, और जब कोरियन को पकड़ करके लाएंगे तो नीचे जो फर्स्ट लोअर में आएगा वो कोरियन होगा, जबकि इसे सेंट्रल सेपरेशन के नाम से जानते हैं। और सेंट्रल सेपरेशन वाला जो मैकेनिज्म था वो मैक्स सुल्जी ने दिया था, यानी जो इसको मोस्ट स्पेसिफिक होता है, या फिर बात करें कि जो मोस्ट मेथड होता है ये सिग्निफिकेंट मेथड है। सेंट्रल सेपरेशन होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट है लेकिन इसको काम में बहुत कम लिया जाता है। मेनली जो मार्जिनल सेपरेशन होता है, किनारे से पकड़ करके खींच के लाते हैं तो सिग्निफिकेंट मेथड होता है। इसको दिया था बाय द गिवन बाय मैक सुल्टजी ने इसको दिया था, तो इसको एक्सप्लेन किया था मैक्स सुल्जी ने इसको दिया था। सिग्निफिकेंट मेथड है, इसमें क्या करते हैं, सेंटर से पकड़ करके किनारे से पकड़ के नहीं लाते हैं, सेंटर से पकड़ के प्लेसेंटा को खींचा जाता है तो इसमें कोरियन फर्स्ट अवेलेबल होता है, और इसको नाम दिया था मैक्स सुल्जी ने। इसीलिए एफ एम एम सी मतलब मैक्स सुल्जी एंड एम मैक्स सुल्जी, इस तरीके से इसको याद रखना है। जबकि बात करते हैं अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसका जो पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न तो अपोजिट जो उल्टा अम्ब्रेला होता है, यानी ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो छत्ता था आपका वो हवा आने की वजह से उल्टा हो गया है, तो अम्ब्रेला जो अपोजिट डायरेक्शन में इसका एम्ब्रोला होगा, यानी जो छत्ता था वो उल्टी दिशा में घूम गया है तो उसका इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न होगा। वो कौन सा देखने को मिलता है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि छत्ता था वो हवा आने की वजह से कमल का फूल बन करके और एक साइड में झुक गया है। जैसे अपन कभी भी अब छत्ता लेकर के चलते हैं तो जब भी अम्ब्रेला होता है हवा आती है, बहुत तेज हवाओं के झोंके आते हैं, तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा, छत्ता होता है वो उल्टा हो जाता है और उसी छत्ते के उल्टे आकार की यहाँ पर एक छवि बन जाती है, तो इसे पैटर्न को नाम दिया जाता है इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न की। उल्टा छत्ते जैसा आकार का यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड वन की बात करते हैं, यहाँ पर मार्जिनल सेपरेशन होगा, और मार्जिनल सेपरेशन का मतलब होता है किनारे से छूट करके बाहर आएगी, और जब किनारे से इसका सेपरेशन होता है तो इसे मार्जिनल सेपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड वन था ये दिया था आपका मैथ्यू डंकन भाई साहब ने, जो इसको देने वाला था मार्जिनल मेथड, और मार्जिनल मेथड था मार्जिनल था, मार्जिनल मैकेनिज्म थी, उसको दिया था मैथ्यू डंकन, गिवन बाय मैथ्यू डंकन ने इसको दिया था। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट अवेलेबल होगा, ये आपकी मायोमेट्रियम है, बच्चा नन्ना मुन्ना रसगुल्ला था वो निकल करके बाहर चला गया है, उसके बाद में बची है आपकी एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम तो एंडोमेट्रियम थी, उसे नाम दिया जाता है जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम को, ये डेसिडुआ है, ये बाहर वाली जो लेयर है ये मायोमेट्रियम है। ये आपकी जो लेयर बची है वो कौन सी लेयर है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगी एंडोमेट्रियम की डेसिडुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके का अगर अनोखा प्रदर्शन होगा तो उसमें जो फर्स्ट अवेलेबल होती है वो डेसिडुआ आएगी। डेसिडुआ फर्स्ट अवेलेबल होती है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, जबकि ये कोरियन रहेगा, और जबकि कोरियन था वो बाहर रह जाता है, लेकिन जो फर्स्ट अवेलेबल होती है वो डेसिडुआ होगी जो फर्स्ट आती है। इसका पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो पैटर्न था किसका, मैक्स सुल्जी ने दी थी, मार्जिनल वाली नहीं दी थी, मैक्स सुल्जी ने दिया था भाई साहब आपका सेंट्रल वाला जो सेंटर से आया था, लेकिन यहाँ पैटर्न उसमें अम्ब्रेला इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न था, लेकिन यहाँ पर बटन फॉल इन कैविटी पैटर्न में देखने को मिलेगा बटन
फॉल इन कैविटी, कैविटी में ऐसा लगेगा, इस गुफा में या कैविटी में ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ पर टूट करके बटन गिरते हुए आपको नजर आते हैं, तो इसे मार्जिनल मेथड के नाम से जानते हैं। तो मैथ्यू डंकन ने इसको दिया बटन फॉल कैविटी के लायक ये देखने को मिलता है। फर्स्ट जो लेवल में प्रेजेंट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में वो डेसिडुआ आएगी, उसके बाद में कोरियन और पूरी तरीके से प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। तो बटन फॉल इसमें देखने को मिलेगा, उसमें सेंटर वाले में देखने को मिलता है, मैं सेंटर वाले में देखने को मिलेगा कि वहां पर इन्वर्टेड अम्ब्रेला पैटर्न देखने को मिलता है। अब साइन प्लेसेंटल सेपरेशन का साइन देखते हैं कि प्लेसेंटल सेपरेशन में जब प्लेसेंटा सेपरेट होगी तो उसमें कुछ साइन आते हैं, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रायोरिटी पे रखने वाला आपका साइन होगा जो बताएगा कि प्लेसेंटा डिलीवर हो गया है या प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो चुका है। तो उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइन होता है वो बताता है, या मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी उसका जो साइन देखने को मिलेगा वो होता है कि कंफर्मेटरी साइन की बात कर लेते हैं, साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन के साइन की बात करते हैं तो वहां पर जो कंफर्मेटरी प्लेसेंटल सेपरेशन में कंफर्मेटरी की बात करते हैं कि कंफर्मेटरी साइन कौन सा देखने को मिलेगा, तो कंफर्मेटरी साइन की बात करते हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या होने लग जाएगी, लंबाई एक साथ से अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर लेंथनिंग हो जाती है तो इसका पूरा तरीके से कंफर्मेटिव है कि वहां से जो प्लेसेंटा था वो वहां से डिटैच हो गया। जैसे प्लेसेंटा डिटैच होगा तो उसके साथ में जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ था बच्चे से, और बच्चे की साइड से उसको काट दिया था, लेकिन जैसे ही वहां से अब प्लेसेंटा सेपरेशन होगा तो प्लेसेंटा जैसे ही सेपरेशन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो बढ़ने लग जाती है, इसी को लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये कंफर्मेटिंग साइन होता है कि वहां से प्लेसेंटा है वो आपका सेपरेट हो चुका है प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से, या जो आपकी जो एंडोमेट्रियम थी उसका जो डेसिडुआ थी उससे डिटैच हो गया, तो कंफर्मेटरी साइन है। इसके अलावा साइन देखने को मिल सकता है कि सडन गश ऑफ ब्लीडिंग, सडन गश ऑफ ब्लीडिंग, सडन एक साथ अगर खून की नदियां बहने लग जाए तो समझ लेना कि वहां से प्लेसेंटा डिटैच हो गया है। लेकिन दोनों में से प्रायोरिटी की बात करें तो लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को आंसर देना है, और यहाँ पर आपको स्टार मार्क लगा लो, एक लगा लो, दो लगा लो, जितने चाहो उतने लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कंफर्मेटरी साइन होता है कि प्लेसेंटा वहां से सेपरेट हो गया है। अगर ये नहीं आता है तो सडन गश ऑफ ब्लीडिंग, इसको आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं यूट्रस की, तो यूट्रस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, तो यूट्रस में चेंजेस की बात कर लेते हैं। यूट्रस था बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन, बिफोर प्लेसेंटल सेपरेशन, पीएस का मतलब है प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटल सेपरेशन होने से पहले हार्ड या फर्म था, बिल्कुल बाद में भी ऐसा ही रहने वाला है, हार्ड और फर्म ही रहेगा। लेकिन जो उसकी शेप थी वो कौन सी देखने को मिल रही थी, शेप थी वो डिस्कॉइड शेप की थी, डिस्कोइड शेप की देखने को मिल रही थी, क्योंकि प्लेसेंटा की जो शेप होती है डिस्कोइडल होती है, इमोकोरियल होती है, डिस्कोइडल होती है, तो इसकी जो शेप थी वो डिस्कोइड शेप की देखने को मिलेगी। लेकिन आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन जैसे ही प्लेसेंटल सेपरेशन होगा ये हार्ड और फर्म ही रहेगा, यूट्रस हार्ड और फर्म रहेगा, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो चेंज होकर के ग्लोबुलर हो जाती है, ग्लोबुलर शेप की हो जाएगी, यानी जो शेप होती है वो यूट्रस की चेंजेस हो जाएगी। डिस्कोइड पहले डिटैच होने से पहले या सेपरेशन होने से पहले हार्ड और फर्म रहता है, डिस्कोइड शेप का होगा, लेकिन हार्ड और फर्म की जगह अब हार्ड फर्म और ग्लोबुलर शेप हो जाती है। तो ये देखने को मिलता है कि वहां पर क्या हो गया है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया है। तो वहां पर एक और बात आती है कि यहां पर जो प्लेसेंटा होता है इसकी
अगर यूट्रस है वो बिल्कुल अगर फर्म की जगह हार्ड की जगह आपको शोक देखने को मिलता है तो पीपीएच के जो चांसेस होते हैं उसको बढ़ा देता है और उसके ब्लीडिंग के चांसेस या ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। दो मैकेनिज्म की वजह से नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म थी उनमें फर्स्ट तो हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो हाइपर कोगुलेबिलिटी थी उससे पहले ब्लीडिंग होगी वो स्टॉपेज होती है। और दूसरे नंबर पे जो आती है कि जो यूटेराइन आर्टरी थी, यूटेराइन में स्पाइरल आर्टरी थी उनका रिट्रैक्शन हो जाएगा। जो स्पाइरल आर्टरी होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप होने लगती है। यानी स्टॉपेज के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए दो जिम्मेदार होते हैं। पहला तो जो हाइपर कोगुलेबिलिटी थी, ब्लीडिंग के प्रेगनेंसी के दौरान कोगुलेबिलिटी थी, वो कोगुलेशन की जो ज्यादा देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर अब हेल्प कर रहा है। दूसरा है कि रिट्रैक्शन हो गया। जो स्पाइरल आर्टरी थी यूट्रस में 120 से 200 स्पाइरल आर्टरी होती है उनका रिट्रैक्शन हो जाएगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि वहां पर ब्लीडिंग की सप्लाई होती है ब्लड की वो कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई कम होती है तो ब्लड का लॉस होना भी कम हो जाता है। अब जब भी आप यूट्रस का असेसमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको यूटेराइन को बिल्कुल आपको ब्लैडर को एम्प्टी करना है। उसके लिए आपको पहले से वहां पर मदर में फोलेस कैथेटर का इंसर्शन करके रखना है। ट्रोमेटिक कंडीशन की बात करें तो ट्रोमेटिक कंडीशन में ब्लीडिंग की वजह से यूट्रस होता है वो हार्ड हो जाता है। अब यूट्रस के फंडस की बात कर लेते हैं कि डिलीवरी के बाद में फंडस कहां कहां देखने को मिलता है। तो फंडस की बात करते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी, यहां पर मैं बात करूं कि फंडस कहां कहां देखने को मिलेगा तो फर्स्ट में जस्ट आफ्टर डिलीवरी के जस्ट बाद में अब ये देखने को मिलता है एट द लेवल ऑफ द अम्लाइकस, अम्लाइकस के लेवल पर देखने को मिलेगा। अम्लाइकस के लेवल पर देखने को मिलता है एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस, अम्लाइकस के लेवल पर देखने को मिलेगा। यानी यहां से 13.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 13.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कहां से देखने को मिलता है जहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर अबोव देखने को मिलेगा। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी द लेवल ऑफ अम्लाइकस के लेवल पर होगा 13.5 सेंटीमीटर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर ऊपर देखने को मिलता है। आफ्टर द 12 आवर आफ्टर 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी के 24 घंटे के बाद में अम्लाइकस से 1 सेंटीमीटर अबोव अम्लाइकस, ये अम्लाइकस से भी ऊपर चला जाता है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में फंडस आफ्टर द 24 आवर 24 घंटे के बाद में 1 सेंटीमीटर बिलो आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर बिलो अम्लाइकस से 1 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं आफ्टर 10 डेज के बाद में ये पेल्विक कैविटी का ऑर्गन बन जाता है। तो 10 डेज के बाद की बात करते हैं तो पेल्विक कैविटी में चला जाएगा और पेल्विक कैविटी का ये ऑर्गन बन जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ये देखने को मिलता है फंडस का कि जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, जैसे ही भाभी जी से डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद में क्या देखने को मिलता है कि वहां पर अम्लाइकस के लेवल पर पहुंच गया है 13.5 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। आफ्टर द 12 आवर की डिलीवरी के बाद में 24 घंटे बाद में अम्लाइकस से 1 सेंटीमीटर ऊपर देखने को मिलेगा। 12 घंटे बाद अम्लाइकस से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, जबकि 24 घंटे के बाद में अम्लाइकस से 1 सेंटीमीटर वापस नीचे आ जाता है और 10 दिन के बाद में पेल्विक कैविटी का ऑर्गन बन जाता है। तो ये पूरा तरीके से आपके जो साइन हो गए और जो फंडस का आकार कहां पर उसकी साइज कब कहां देखने को मिलती है ये पूरा हो गया है। तो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है कि उसका यूटेराइन को मसाज करना है, यूटेराइन मसाज करनी है। फंडस को क्या करना है, प्रेशर देना है।
फंडल प्रेशर एंड यूटेराइन मसाज। तो मैनेजमेंट में आते हैं कि थर्ड स्टेज में का मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले करना होगा आपको फंडल मसाज यूटेराइन मसाज मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको फंडल प्रेशर एंड यूटेराइन मसाज दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला तो करना पड़ेगा कि फंडस पर वहां पर आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है और यूट्रस की मसाज करनी है। मसाज करने की वजह से क्या होगा, जो यूट्राइन आर्टरी थी, स्पाइरल आर्टरी थी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा है कि फंडल प्रेशर होगा और फंडल प्रेशर लगाते हैं तो भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद में अपन को मथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, मथार्जिन भी दे दो उसमें, अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वहां पर मथार्जिन देनी है तो मथार्जिन देंगे। तो मथार्जिन के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि मथार्जिन जाकर के हाइपरटेंशन करवाती है और मथार्जिन को हाइपरटेंशन वाली प्रेग्नेंट फीमेल्स में, जो प्रेग्नेंट होती है या हाइपरटेंशन वाली फीमेल्स में मथार्जिन को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, या हाइपरटेंशन करवाती है मथार्जिन तो उन महिलाओं या उन भाभी जी में इसको अवॉइड करेंगे जिनको कि पहले से ही हाइपरटेंशन है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब मथार्जिन का एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम बता दिया था कि शोल्डर की डिलीवरी हुई, एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होने के बाद मथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट हो गया है, मेनली फंडल प्रेशर अप्लाई करना है और यूट्रस की मसाज करनी है जिसे यूटेराइन मसाज के नाम से जाना जाता है। अब प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है वो टू टेक्निक से अपन ने मैकेनिज्म पढ़ ली थी कि दो मैकेनिज्म होती है, मार्जिनल सेपरेशन और सेंट्रल सेपरेशन की। जबकि बात करते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के टेक्निक, प्लेसेंटल सेपरेशन टेक्निक के बारे में, प्लेसेंटल सेपरेशन टेक्निक के बारे में बात करें कि प्लेसेंटल सेपरेशन की टेक्निक क्या होती है तो यहां पर देखने को मिलती है प्लेसेंटल सेपरेशन की दो टेक्निक होती है। पहला होता है सीसीटी, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन या फिर इसी को नाम दिया जाता है काउंटर कॉन्ट्रैक्शन। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन या काउंटर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड को एक हाथ से इसमें बाय मैनुअल किया जाता है। बाय मैनुअल का मतलब हो गया कि दोनों हाथ को उसमें यूज किया जाता है और बाय मैनुअल का मतलब होता है इस प्रोसीजर में बाय मैनुअल करते हैं, बाय मैनुअल और बाय मैनुअल का मतलब होता है टू हैंड्स आर यूज, टू हैंड्स आर यूज, इसमें दो हैंड्स का, दोनों हैंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा। एक से क्या करते हैं, एक हैंड से तो फंडल पर क्या करते हैं, मसाज करते हैं या फंडल पर इससे मसाज की जाएगी। एक हैंड तो फंडस पर रखा जाएगा और दूसरे से अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि ये भाभी जी का यूट्रस है, यूट्रस में यहाँ फंडस देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो फंडस देखने को मिल रहा है तो इस फंडस पर यहाँ पर एक हाथ तो यहाँ रख दिया जाता है और दूसरे हाथ से क्या किया जाएगा, यहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही थी उस अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से पकड़ा जाता है। तो एक हाथ से तो फंडल पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दूसरे हाथ पर अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ा जाता है या होल्ड किया जाता है और उनकी दोनों की जो डायरेक्शन होगी एक की डायरेक्शन मान लीजिए। इस तरीके से अगर फंडल पर मसाज की जा रही है तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इस तरीके से इसको घुमाना है। इस तरीके से आप घुमाते हैं तो एक ये नहीं कि इस साइड घुमाना है, इसको इस साइड घुमा रहे हैं तो इसको इस तरीके से इसको घुमाना रहता है ताकि इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो काउंटर ट्रैक्शन किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इसका घुमाया जाता है ताकि वो वहां से डिटैच हो सके। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है कंट्रोल काउंटर ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन। ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है, मोस्ट
कॉमन मेथड है, ये मेनली यूज किया जाता है, सभी में कॉमनली यूज करते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे आता है एमआरपी, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, एमआरपी होती है। सेकंड नंबर पे बात करें एमआरपी, एमआरपी का मतलब ये नहीं है किसी की प्राइस बता रहा है, ये प्राइस नहीं बता रहा है। मैं एमआरपी का है मतलब होता है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यानी हाथ से पकड़ करके खींच करके उसको बाहर ले आना मैनुअल रिमूवल कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैनुअल रिमूवल का मतलब होता है एक हाथ अंदर डाल करके, यूट्रस में एक हाथ को अंदर डाल करके और वहां से मैनुअली प्लेसेंटा को खींच करके पकड़ करके बाहर कर दिया जाता है। इस पूरी कंडीशन को या पूरी प्रोसीजर को मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। यह लिस्ट कॉमन मेथड होता है जो बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस या पीपीएच होने के संभावना ज्यादा रहती है। तो एमआरपी को मोस्टली लिस्ट कॉमन यूज किया जाता है, बहुत कम यूज करते हैं। जबकि सीसीटी की जो टेक्निक होती है उसको मेनली यूज किया जाता है। इसमें काउंटर कॉन्ट्रैक्शन एक हाथ से दोनों हाथ यूज करते हैं, बाई मैनुअल होता है। इसमें से क्या करेंगे, एक पे फंडल प्रेशर अप्लाई करना है और दूसरा हाथ है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को घुमाते रहना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाना है, जिसकी वजह से वो डिटैच होकर के बाहर आ जाए। तो ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट हो गया है, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट हो गया। अब फोर्थ स्टेज पढ़ लेते हैं। फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं है, फोर्थ स्टेज एक छोटी सी स्टेज होती है, 1 से 4 घंटे की देखने को मिलेगी। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि इसे गोल्डन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई है, उसके बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फोर्थ स्टेज की बात करें, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की फोर्थ स्टेज के बारे में चलते हैं। इसे ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जाने जाएगा। और इसे ही गोल्डन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस होती है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके तुरंत उनका काम तमाम कर दिया जाए, तो इसे गोल्डन स्टेज के नाम से जानते हैं। 1 से 4 घंटे की ये देखने को मिलेगी। अब जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई है तो उसके बाद में 1 से 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ताकि जो भी समस्या आती है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर ले। मान लीजिए कि किसी तरीके की कोई मैटरनल प्रॉब्लम हो रही है, हेमरेज हो रहा है, या किसी तरीके का और कोई भी जो समस्या होती है, उन सभी को फाइंड आउट करके जल्दी से जल्दी उनका मैकेनिज्म को समझ करके उनका जल्दी से जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके उसका तुरंत जल्दी से जल्दी उसका मैनेजमेंट कर दिया जाता है। तो उसके लिए ये फोर्थ स्टेज होती है, उसे गोल्डन स्टेज भी कहते हैं। 1 से 4 घंटे की देखने को मिलती है। इसमें वाइटल मॉनिटरिंग मेनली काम होता है। इसमें मदर और फीटस के, मदर और जो बच्चा होता है उसका नन्हा मुन्ना रसगुल्ला, उनकी वाइटल की मॉनिटरिंग की जाती है, वाइटल मॉनिटरिंग करो। दूसरा होता है कि प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करो, प्लेसेंटा निकल करके जो बाहर आया है तो प्लेसेंटल का एग्जामिनेशन करना होता है। मैटरनल फीडिंग, इसमें मैटरनल स्टेटस का पता करेंगे कि मैटरनल हाइड्रेशन के बारे में देखना है, मैटरनल को किसी तरीके का कोई यूरिनेशन के बारे में देखना है, डेफिनेशन के बारे में, यूरिनेशन के बारे में पता लगाना है, डेफिकेशन के बारे में उसको देखना है कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, इसमें बच्चे को जो जन्म लिया है बच्चे ने उसकी ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाओ, उसके बच्चे के वाइटल्स को देखो, ब्लाडर केयर दो, ब्लाडर केयर दो, इसमें ब्लाडर केयर एंड बाउल केयर देनी है, वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, फंडल का असेसमेंट करना है, लैक्टेशनल केयर देनी है, लैक्टेशनल असेसमेंट करना है, लैक्टेशन का असेसमेंट करना है, न्यूबॉर्न को केयर देनी है, न्यूबॉर्न को जो भाई साहब आया है निकल करके
भाई साहब या बहन जी आई है उसकी न्यूबॉर्न की केयर करनी है, जो भी उसकी एसेंशियल केयर होती है वो सभी केयर यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो अपन ने ओबीजी का जो सबसे बड़ा चैप्टर था लेबर, जो कि 3 दिन में अपन ने आज कंप्लीट कर दिया गया है, तो इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर जाने वाला नहीं है। इसको आपको अच्छी तरीके के साथ में यहाँ पर पढ़ना है, कि अच्छी तरीके से यहाँ पढ़ना है और अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, और रखने की जरूरत नहीं है, आराम से आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते चलिए। तो लेबर बहुत ही वेटेज रखने वाला ओबीजी का एक ऐसा टॉपिक आज अपन ने कंप्लीट कर दिया है कि जहां से मैक्सिमम आपका 20 to 30% वेटेज रखता है ये अकेला। और यहां से सीएचओ की एग्जाम, जो कि आपकी राजस्थान सीएचओ की एग्जाम में आ रही है, उसमें बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है ये टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा फर्ज अदा कर रहे हैं, अब कुछ आप अपना भी फर्ज अदा करिए और अपनी मेहनत को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिए कि मिलना बिछड़ने तो जिंदगी का एक खेल है, कई दिलों में नफरत तो कई दिलों के मेल है, यूं तो मिल जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में, पर तुमसे मिलकर के जो रिश्ता बनता है वो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का कि बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, और यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का कहाँ टाइम है, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे ये तुम्हें दुनिया कहे दीवाना आशिक प्रेमी आवारा, लेकिन याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ना मिलेगी दोबारा। तो हमेशा आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पड़ोसी को जलाते रहिए अपनी खुशियों से। अपनी आबादी देख करके पड़ोसी जल जल के राख हो जाएगा जब आप अपनी नर्सिंग ऑफिसर बन करके अपने गांव में एक तहलका मचा दोगे, अपने परिवार में एक खुशियों का माहौल पैदा कर दोगे। तो उस क्षण का हम भी वेट कर रहे हैं और आप भी अपने लगातार सफलता पाने के लिए जरूर मेहनत करते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलने वाली है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे बैठे कभी यूं जय जयकार नहीं होती। तो आपको जय जयकार करने के लिए आपको थोड़ा सा तो कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।